हाँ, नमस्कार साथियों। मैं गणेश शर्मा, डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एथिक एजुटेक में एक बार फिर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, लाइव जुड़ जाइए आप। आज हम बात करने जा रहे हैं सेवा की सामान्य शर्तों के बारे में। ये सेवा की सामान्य शर्तें राजस्थान सर्विस रूल 1951 से जुड़ी हुई है। और 1951 में हमने कल आपको संविधान के वो नियम के अनुच्छेद 8 से 23, नियम की जो धारा है 8 से 23 एक के अंतर्गत हमने कुछ प्रश्नों के जो मानक प्रश्न थे हमारे, उनके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। आज हम साथियों बात करने जा रहे हैं जो गत वर्षों में जूनियर अकाउंटेंट्स एग्जाम्स में या हेडमास्टर के एग्जाम्स में आए हुए हैं प्रश्न, उन पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस पर हम बात करें सबसे पहले साथियों, आज 15वें प्रश्न से शुरुआत कर रहे हैं। और ये शुरुआत है हमारे बेसिकली किसी नियुक्ति संबंधी नियम में किसी नियुक्ति संबंधी नियम में किसी सेवा या पद विशेष पर नियुक्ति हेतु अन्यथा प्रावधान न हो, महिलाओं के लिए राज्य की सेवा में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु का प्रावधान किया गया है। बेसिकली ये बताया गया है कि महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु का प्रावधान कितना है। साथियों, ये कनिष्ठ लेखाकार परीक्षा 2011 का प्रश्न है जिसमें ये बताया गया है। तो सबसे पहले आज की तारीख में हम बात करें तो आज की तारीख में हम यूँ कहें कि महिलाओं के लिए आज भी 42 वर्ष है और 40 वर्ष जनरल पुरुष के लिए की गई है, तो 40 वर्षीय हो गई। और यदि वो SC ST समुदाय से है तो 5 वर्ष की छूट दी गई है। ये हमारी सेवा की शर्तों में बताया गया है और समय समय पर जो राज्य की कैबिनेट है वो इसमें बदलाव करती रहती है। तो हम 42 वर्ष आपके, तो एक तो इसमें कर लेता है, यदि कब लियन प्राप्त कर लेता है तो साथियों आपको पता होगा कि वह किसी पद पर नियुक्ति की योग्यता रखता हो। किसी पद पर नियुक्ति की योग्यता यदि वो रखता है तो लियन नहीं है साथियों, वो बेसिकली पद अर्हता है। पद अर्हता है, पोस्ट एलिजिबिलिटी है कि आप उसके लिए योग्य हैं कि नहीं है, कि उस पद को पे आवेदन भरने के योग्य हैं कि नहीं है, ये पद एलिजिबिलिटी कहलाती है। दूसरा, वह किसी पद नियुक्ति उपरांत पद का वेतन प्राप्त कर लेता है। यदि नियुक्ति हो गया तो उसका पे फिक्सेशन किया जाता है, इसको पे फिक्सेशन कहते हैं साथियों, उसका पे फिक्सेशन कहते हैं। यह वेतन निर्धारण हो गया, वेतन निर्धारण, ये वेतन निर्धारण हो गया। तीसरा होता है कि वह किसी स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया जाता हो। ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपका उत्तर सही है कि क्योंकि ये परमानेंट पोस्ट पर लियन उसी पे बनता है यदि कोई परमानेंट पोस्ट है जिस पे सरकार ने भर्ती निकाली है और भर्ती निकालने के बाद में एक निर्धारित समयावधि वो पूरी कर लेता है, सेटिस्फैक्ट्री सेवाएं पूरी कर लेता है, तो उसको परमानेंट पोस्ट के लिए नियुक्त किया जाता है। तो यह सही उत्तर है। चौथा इसमें यह कि यदि किसी पद पर नियुक्त होने पर चिकित्सकीय परीक्षा में पद के लिए उपयुक्त पाया गया है। मेडिकल टेस्ट में पास होना, मेडिकल टेस्ट में पास होना उसकी फिटनेस को बताता है। और फिटनेस क्या होनी चाहिए, आपकी हेल्थी, और हेल्दी होनी चाहिए। और हेल्दी किससे तय होता है, आपकी मेंटली और फिजिकली आपकी ठीक होनी चाहिए, उससे तय होता है। तो ये प्रश्न आपका सही है। अब हम बात करते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, वो कहता है कि यदि राज्य कार्मिक किसी पदाधिकार का निलंबन या निलंबित पदाधिकार का पुनर्प्रतिस्थापन का प्रावधान है। ये कनिष्ठ लेखाकार परीक्षा 2011 का सवाल है और आप देख रहे हैं हमारा एथिका एजुटेक साथियों। बेसिकली पदाधिकार का निलंबन का मतलब होता है सस्पेंशन ऑफ लियन, एक तो यह हो गया। दूसरा होता है निलंबित पदाधिकार का मतलब होता है सस्पेंडेड लियन। ठीक है, दोनों में अंतर है। इसमें तो सस्पेंड, जो लियन का सस्पेंशन किया जा रहा है और इसमें लियन को सस्पेंड कर दिया गया है, मतलब स्थगित कर दिया गया है। तो इसमें क्या होता है, इसका प्रावधान क्या है, आप सब लोग जानते होंगे कि 15 से 19 तक, नियम 15 से 19 तक लियन का संबंध में उल्लेख है। अब लियन के संबंध में उल्लेख है तो ये सस्पेंशन वाला कहां पर हुआ साथियों, ये सस्पेंशन वाला हुआ आपका 17 और 18 में साथियों। ये 17 और 18 में आपके
सही बनता है। इसमें हमें देखना है कि 15 से 16 तक क्या है, 15, 16, 17 तक क्या है, 17 में क्या स्थितियां बनती है। तो एक मोटे मोटे रूप से आप उत्तर दे सकते हैं जो हमें जानना है। मैं आपसे ये भी कहता हूं कि ज्यादा आपको नियम रटने की जरूरत नहीं है, बेसिक्स नियम जानना है। और बेसिक्स नियम में भी यदि मोटा मोटा भी आप जान लेते हैं कि अवकाश किस में है, अवकाश का प्रावधान किस में है, आपके लियन का प्रावधान कौन से धाराओं में किया गया है, तो आप उत्तर दे सकते हैं साथियों। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे करते हैं कि यदि राज्य कर्मचारी का सेवा से त्यागपत्र स्वीकार करने के लिए सक्षम अथॉरिटी है। अब सक्षम अथॉरिटी की बात हो रही है साथियों। इसमें सक्षम प्राधिकारी कौन होता है? कोई आपसे पूछे कि भाई अप्रोप्रिएट, सक्षम का मतलब क्या हुआ? अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। आप जब आरएसआर के नियमों को देखते हैं तो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी बेसिकली किन्हें माना गया है? जब आप जीएफएनडीआर के नियमों में जब परिभाषाओं में जाते हैं तो अप्रोप्रिएट अधिकारी किसे माना गया है? अप्रोप्रिएट अधिकारी साथियों राज्यपाल को माना गया है, राज्य सरकार को माना गया है। राज्य सरकार के अलावा हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को भी कई जगह माना गया है, कई जगह फाइनेंस डिपार्टमेंट्स को माना गया है, कई जगह आपके सेक्रेटरीज को माना गया है। ये हमारे अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज है। तो यदि त्याग पत्र दे रहा है कोई व्यक्ति, रिजाइन दे रहा है किसी अपने पद से, वो किसे देगा? बेसिकली जहां वह कामकाज करता है साथियों, वहां अपनी एप्लीकेशन भेजेगा। और एप्लीकेशन किसके नाम पे भेजेगा? जिस अधिकारी ने उसे नियुक्त किया है उसके यहाँ भेजेगा। तो इसमें डिपार्टमेंटल मिनिस्टर्स के यहाँ कोई रिजाइन स्वीकार नहीं किया जाता साथियों। एक ये ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ राजनीतिक पदाधिकारियों में मंत्रियों को वरीयता तो है, लेकिन कामकाज जो सरकारी रूप से जो लेखनी का कामकाज होता है उसमें मंत्रियों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई है। तो इसमें विभागीय मंत्री तो हो ही गया। जिला कलेक्टर जिले के कामकाज के लिए कोऑर्डिनेटर की भूमिका अदा करता, महज कोऑर्डिनेटर है डिपार्टमेंट्स के मामले में, तो वो जिला कलेक्टर नहीं करेगा। दूसरा हम बात करें हेड ऑफ ऑफिस की बात करें, जिस ऑफिस में वो कामकाज करता है उसका जो मुखिया होता है वो हेड ऑफ ऑफिस कहलाता है। हेड ऑफ ऑफिस केवल फील्ड ऑफिस का कामकाज चलाने के लिए है, वो किसी का रिजाइन स्वीकार करने में सक्षम नहीं है। इसलिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही आपका सही उत्तर होगा साथियों, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अब अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन सा होता है इस चीज को देखिए। जैसे मान लीजिए मैं स्टेट सर्विस का ऑफिसर हूँ। स्टेट सर्विस के ऑफिसर्स जो भी होते हैं, मैंने आपको बताया था कि 4 प्रकार की सर्विसेज हैं हमारे राजस्थान में। पहली जो अव्वल दर्जे की सर्विसेज है वो स्टेट सर्विस कहलाती है। और स्टेट सर्विस की जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं। स्टेट के राज्यपाल स्टेट सर्विस के क्या होते हैं? अथॉरिटी होते हैं आपके। ये नियुक्ति अधिकारी होते हैं, अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते हैं। आपसे कोई भाई कहे सबॉर्डिनेट सर्विस का कौन होता है जी? सबॉर्डिनेट सर्विस का, सबॉर्डिनेट सर्विसेज का हुआ। तीसरा मिनिस्ट्रियल सर्विसेज का हुआ। और चौथा हम बात करें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 4th ग्रेड सर्विसेज का हुआ, 4th ग्रेड का हुआ। इन सब का हेड ऑफ डिपार्टमेंट एचओडी इसका क्या होता है? आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है। जैसे मान लीजिए कि आप उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में कार्यरत हैं और उद्योग और वाणिज्य विभाग का कार्यकारी विभाग उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्तालय कमिश्नरेट है। तो कमिश्नर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, आप यदि क्लर्क पद पर भर्ती होते हैं या जूनियर क्लर्क पद के लिए भर्ती होते हैं तो आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होगा? कमिश्नर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स होगा। आप अकाउंटेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं साथियों, अकाउंटेंट एग्जाम्स की तैयारी में क्या होता है कि आप अकाउंटेंट्स के रूप में, जूनियर अकाउंटेंट्स के रूप में आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होगा? वित्त विभाग का कार्यकारी विभाग है साथियों, एक डीटी है जिसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डायरेक्टर ऑफ ट्रेजरी एंड अकाउंट्स। बेसिकली निदेशक कोष एवं लेखा आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा। और यदि आप अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं तो आपको
किसको भेजना पड़ेगा? जब मान लीजिए आप ट्रेजरी अलवर में काम कर रहे हैं, ट्रेजरी अलवर में काम कर रहे हैं, तो जो डीटी आपका डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर है, टीओ है आपका ट्रेजरी ऑफिसर है, उस ट्रेजरी ऑफिसर के माध्यम से आपको डीटीए को क्या भेजना पड़ेगा? रिजाइनिंग एप्लीकेशन भिजवानी होगी। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आ रहा होगा। अब हम बात करें साथियों नेक्स्ट, इसमें आप को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ज्यादा नहीं। अब बात करते हैं पदाधिकार के निलंबन का प्रावधान, सस्पेंशन का प्रावधान। अब सस्पेंशन की बात आप कर रहे थे कि साहब 8 से 23 तक तो सेवा शर्तें हैं, और हमने पढ़ा था कि साहब 15 से 19 तक लियन यदि आपने पढ़ा है तो आप लगा लेंगे कि नियम 23 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और 8 से 23 में 12 बिल्कुल नहीं है, 105 तो किसी भी हालात में नहीं हो सकता, इसलिए नियम 17 आपका सही उत्तर होगा। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। अब हम बात करें साथियों नेक्स्ट इसमें कि राजस्थान सेवा नियम का नियम करते हैं कि खंड ख आरएसआर के जो 2 खंड है इसमें, एक तो वॉल्यूम 1 है, एक वॉल्यूम 2 है। तो वॉल्यूम 1 ही आपके सिलेबस में, तो प्रथम नियुक्ति के समय आयु, प्रथम नियुक्ति के समय आयु परिभाषित है। बेसिकली नियम 8 के 1 में ये बातें कही गई है जो आपको जानने की जरूरत है। हाँ, अब हम बात करें आपके नेक्स्ट इसमें स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से मुक्त किए गए राज्य कार्मिक कौन कौन से हैं? ये अच्छे प्रश्न है साथियों इसमें कि कौन कौन से कार्मिकों को मुक्त किया गया है। बेसिकली उच्च सेवा का राज्य कार्मिक जो 3 माह से कम अवधि के लिए अस्थायी रूप से रिक्त पद पर नियुक्त किया गया हो, बिल्कुल इसको मुक्त किया गया है। दूसरा कहा गया है जो किसी प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयनित हुए हो और उसका मेडिकल परीक्षण हो गया हो, ये कल बता दिया था, इसमें भी आपको छूट दी गई है। तीसरी बात इसमें की गई कि जो सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद नियुक्त किया गया हो उसको भी छूट दी गई है। मतलब सभी लोगों को छूट दी गई है। इस एग्जाम्स में इस प्रश्न का उत्तर आपका ये होगा। अब हम बात करें 24वें प्रश्न की साथियों, पदाधिकार का मौलिक सिद्धांत है। बेसिकली ये बता रहा है प्रिंसिपल ऑफ लियन। देखिए साथियों, आप को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि आपको धाराओं को रटने की जरूरत नहीं है, धाराओं को केवल समझने की जरूरत है, उसके बेसिक्स पार्ट्स हैं उनको जानने की जरूरत है। आप यदि मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन ढंग से कामकाज करते हैं और कैसे करते हैं, समझ पे बल देते हैं, तो आप धाराओं से जुड़े हुए प्रश्न आसानी से कर देंगे। दूसरी बात ये समझ है तो आपको जो ऐसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले प्रश्न आते हैं उनका भी आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं साथियों। तो इसमें सबसे पहली बात है कि मौलिक सिद्धांत है, एक ही समय में एक स्थायी रूप से रिक्त पद पर 2 या 2 से अधिक कार्मिकों की नियुक्ति स्थायी रूप से नहीं हो सकती। साथियों लियन तो यही कहता है कि एक व्यक्ति एक पद, एक पद एक व्यक्ति। यदि एक पद पर 2 व्यक्ति नियुक्त हो रहे हैं तो पहली बात तो उसका लियन बनेगा ही नहीं, और एक पद पर 2 नियुक्ति हो ही नहीं सकती। तो ये चीजें मौलिक सिद्धांत है, बिल्कुल सही कह रहा है ये उत्तर, क्योंकि नहीं की जा सकती। दूसरा, किसी कार्य में किसी एक ऐसे पद पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता जिस पद पर किसी अन्य व्यक्ति का लियन हो। देखिए साथियों, यदि मान लीजिए मैं इस पद को छोड़कर किसी दूसरी सेवा में चला जाता हूं और मेरा लियन इस पद पर है क्योंकि मैं एक नियमित और स्थायी कार्मिक हूं, और 2 साल तक मेरा ये पद कोई दूसरा नहीं भर सकेगा, ये मेरा उस पद पर लियन होगा। यदि 2 साल के भीतर मैं आना चाहता हूं तो मैं आ सकता हूं साथियों। तो ये सारी चीजें, ये भी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। दूसरा, आपका एक कार्मिक एक समय में 2 या 2 से अधिक स्थायी पदों पर एक साथ नियुक्त नहीं किया जा सकता। कई बार स्थितियां ये बनती है, जैसे मान लीजिए कि मैं अभी डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स लगा हुआ हूँ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में, और उसी के बिहाफ पे यदि मेरा आईएएस में हो जाता है, आईएएस में मान लीजिए मेरा प्रमोशन होता है या मेरा हो जाता है, तो मैं इस पद को धारण के साथ साथ उस पद को भी मैं एक साथ धारण नहीं करूंगा और एक साथ दोनों चीजों पे नहीं रहूंगा। पहले मुझे यहाँ से इस्तीफा देना होगा, फिर वहां जाना होगा। तो इस तरीके से आपका लियन 2 जगह नहीं बनेगा, ये भी सही उत्तर है। इसका मतलब सारे के सारे मौलिक सिद्धांतों में जुड़े हुए हैं जिसको हमें जानने की आवश्यकता है साथियों।
अब हम 25वें प्रश्न की बात करते हैं। यदि कोई विवाह के बाद में या रीमैरिज के कारण एक महिला सरकारी कार्मिक उपनाम से परिवर्तन करना चाहती है, अपना सरनेम परिवर्तन करना चाहती है साथियों, जब सरनेम परिवर्तन करना चाहती है तो वह नियुक्ति अधिकारी को देगी। वो क्या देगी? एक पति के विवरण के साथ एक औपचारिक सूचना, पहला तो यह है, पति के विवरण के साथ एक एफिडेविट, पति के विवरण के साथ एक शपथ पत्र, ये तो आपका एग्रीमेंट हो गया, बॉन्ड हो गया, और ये आपका एफिडेविट, और अखबार में प्रकाशित अखबार का नोटिस। ये चार बातें हैं साथियों। लेकिन हमने ये बताया है कि जो आरएसआर के नियमों में ये कहा गया है, यदि किसी महिला का विवाह किसी किसी से हो जाता है तो उसका जो हस्बैंड होगा, उसका वो सरनेम लगाना चाहती है, तो सरनेम लगाने के लिए केवल कार्यालय अध्यक्ष के मार्फत हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स या नियुक्ति अधिकारी को एक औपचारिक सूचना देनी होगी। और यदि उसमें अपने नाम में ही परिवर्तन कराना चाहती है तो उसको एक बॉन्ड पेपर भरना पड़ेगा, एक एफिडेविट लिखना पड़ेगा, एक स्थानीय अखबार में प्रकाशित सूचना को देना पड़ेगा। ये सारी बातों को करने के बाद ही वो सारा कामकाज करे। केवल और केवल सरनेम अपने एक फॉर्मल लेटर से अपॉइंटिंग अथॉरिटी को भेज सकती है, इसके अलावा उसको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बातें थी हमारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, और आप देख रहे हैं हमारा एथिका एजुटेक। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। और कल हम अवकाश से जुड़े हुए प्रश्नों का एक संग्रह मौलिक प्रश्नों का लेकर आ रहे हैं, जिसको जरूर देखिएगा, क्योंकि हम जो एनालिटिकली डिस्कशन कर रहे हैं वो काफी फायदेमंद हो सकते हैं और आरएसआर की जी फंडार की आपको समझ दे सकते हैं। देखते रहिएगा एथिका एजुटेक। गुड नाइट, शब्बा खैर, नमस्कार।